Dear students, in last class we studied about force between two charged particles, which is also known as Coulomb law. In this very fact, we studied that when two charged particles, let us suppose Q1 and Q2, will be separated by some distance, then there will be interaction between these two charged particles which will appear in the form of force between them, which is known as Coulomb law. कहने का मतलब यह हुआ कि अगर दो चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और वह जो फोर्स होगा उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको हम लोग एक कूलम्ब लॉ के रूप में पढ़ते हैं। वह दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है, दो कूलम्ब के बीच में फोर्स लग रहा है। दैट्स वाई दैट वेरी लॉ इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ, राइट। बट नाउ क्वेश्चन इज दिस कि अगर किसी रीजन में ढेर सारे चार्ज पार्टिकल होंगे, when in a region there will be large number of charged particles, and if we are thinking over force on a particular charge, तो अभी जब कूलम्ब लॉ में हम लोग यह कह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर चार्ज दूसरे चार्ज के चलते फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस रीजन में अगर ढेर सारे चार्ज पार्टिकल हैं और किसी पर्टिकुलर चार्ज पर हम लोग फोर्स के बारे में बात करें, देन दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू ऑल रेस्ट चार्ज पार्टिकल्स, राइट। देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू रेस्ट चार्जेज। We studied that very fact under the heading force between multiple charges। और इसके लिए जो है एक टॉपिक दिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? इट मीन दैट वह चार्ज पार्टिकल जो होगा और सभी चार्ज पार्टिकल के चलते फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सभी का न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होगा, सभी का डायरेक्शन अलग अलग होगा। इट मीन दैट एट अ पर्टिकुलर टाइम अ पर्टिकुलर चार्ज विल एक्सपीरियंस लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस, and then question is this, what will be net force? Then net force will be vector sum of all the forces। इट मीन दैट किसी पर्टिकुलर चार्ज पर ढेर सारे फोर्सेस इम्पोज होंगे, ढेर सारे फोर्सेस सुपर इम्पोज होंगे, तो टोटल फोर्स क्या होगा, उसी को हम लोग अंडर द हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टडी करते हैं। एंड वी यूज टू से फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी पर्टिकुलर चार्ज, force experienced by any particular charge is vector sum of force applied by all charges, right। Now see here we have drawn a coordinate frame। हमने एक coordinate frame बनाया है, and now in this very coordinate frame see here is your origin। यहाँ आपका origin है O। here it is your point A where charge q1 is placed, whose position vector is r1, जिसका कि position vector r1 है। here at point B your charge is q2, whose position vector is r2, and here is your point C at which charge q3 is placed, whose position vector is r3, and at point P a charge q0 is placed, at point P charge q0 is placed, whose position vector is r0, राइट। देन क्वेश्चन इज दिस कि क्या यह चार्ज Q0 जो है ये तीनों चार्ज के चलते Q1, Q2, Q3 के चलते फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? देन आंसर इज यस, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। Q1 के चलते फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा, Q2 के चलते फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा, Q3 के चलते फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा। देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी नेट फोर्स? Then we can say as force is a vector quantity, so net force experienced by charge Q0 which is placed at P will be vector sum of all the forces, right? Will be vector sum of all the forces, and we used to write force on any charge due to a number of other charges is vector sum of forces on that very charge due to all other
चार्जेज, किसी पर्टिकुलर चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, राइट, that will be equal to vector sum of all the forces. Then now question is this कि what will be expression of net force experienced by Q0 due to rest charges Q1, Q2, Q3, right? Now see, first of all come over force applied by charge Q1 on Q0. Force applied by charge Q1 on Q0. Let us suppose हमने उसको नेम दिया है, हमने उसको नेम दिया है F10, हमने उसको नेम दिया है, लेट अस सपोज हमने उसको नेम दिया है F10, राइट. फोर्स ऑन Q0 मीन्स 0 ड्यू टू Q1 मीन्स 1, F10, देन इट विल बी इक्वल टू, यह फोर्स होगा कितना, यह फोर्स कितना होगा, तो सीधी सी बात देखेंगे दिस वेरी फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1. दिस वेरी फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 into Q0 by distance between these two, right. Then see here, we have written here force on charge, Q0 means 0 due to 1 means Q1 is equal to 1/4πε0 Q1 into Q0 by डिस्टेंस बिटवीन दिस टू का होल स्क्वायर. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, देन इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन R1 टू R0 मीन्स Q1 टू Q0. तो उसके लिए हमने नोटेशन यूज़ किया है R10 मीन्स 1 to 0. देन इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 into Q0 by R10 to the power 2. एंड एज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन होगा 1 से 0 की तरफ. इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू फ्रॉम 1 to 0. वी हैव कंसिडर्ड हियर ऑल चार्जेज आर सिमिलर मीन्स सभी को हमने यहाँ पॉजिटिव ले लिया है. देन फोर्स विल बी रिपल्सिव. तो यह जो Q1 चार्ज होगा, जो Q0 चार्ज होगा, वह जो एक्सपीरियंस जो फोर्स करेगा दैट विल बी along the direction from A to P. A से P की तरफ फोर्स डायरेक्टेड होगा मीन्स 1 to 0 फोर्स डायरेक्टेड होगा. दैट्स वाई हेयर वी हैव गिवन यूनिट वेक्टर, हेयर वी हैव रिटन यूनिट वेक्टर, हमने यहाँ लिखा है R1 to 0, राइट. और यह किसके बराबर होगा, देन इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0, इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 into Q0 बाय R10. जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग को इसको लिखते क्या हैं, जरा ध्यान से देखिए इसको. अगर R10 है, हमने वेक्टर अगर R1 लिखा है यहाँ, अगर हमने वेक्टर R10 लिखा है तो R10 कितना लिख देंगे, देन सी हियर वी कैन राइट वेक्टर R10 विल बी यूनिट वेक्टर R10 जो मेरा है, यहाँ जो यूनिट वेक्टर R10 है इसको क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट वेक्टर R10 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R10. सी हियर वेक्टर R10, यह जो हमने यूनिट वेक्टर R10 लिया है यह किसके बराबर होगा, देन इट विल बी इक्वल टू वेक्टर R10 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R10. हम लोग पढ़े हुए हैं वेक्टर यूनिट वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A. उसी फॉर्मूले को यूज करके हमने यहाँ लिख दिया है, राइट. देन नाउ नेक्स्ट थिंग इज दिस कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ वेक्टर R10 वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, देन टू नो दैट वंस अगेन कम ओवर फिगर वेक्टर R120 दिस वेक्टर R120 दिस वेक्टर, यह वेक्टर कितना होगा, देन सी हियर कैन बी राइट. जरा सा एक ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल देखिए OAP, C1 ट्रायंगल OAP. तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R120 विल बी वेक्टर इक्वल टू R0. वी कैन राइट, हमने वही लिखा है
फिर से देखेंगे, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R1 0 will be equal to vector R0. By the help of triangle law, you can write. Then see here, here we have written vector R1. Here we have written vector R1 plus vector R1 0 will be equal to vector R0. So R1 0 will be equal to vector R0 minus vector R1. वही हमने यहाँ पर लिखा है, सी है, इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q0 बाय R1 0 के जगह तो हम मेरा हो जाएगा R0 माइनस R1, जो कि हमने यहाँ देखिए लिखा है R0 माइनस R1, और नीचे में जो मैग्नीट्यूड मेरा आ रहा था R1 0 का मैग्नीट्यूड, तो 2 R1 0 है यहाँ, एक और आ गया, सो इट विल बी इक्वल टू R1 0 टू द पावर 3, राइट, R1 0 टू द पावर 3, एंड देन होल एक्सप्रेशन विल बिकम, तब मेरा जो है पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा force on 0, then our expression will become force on Q0 due to Q1 will be equal to 1/4 pi epsilon 0 will be equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 into Q0 by R1 0 to the power 3 into R0 minus R1, vector R0 minus vector R1, राइट। जरा ध्यान से देखेंगे, इतना जो एक्सप्रेशन आ रहा है, याद रखना है केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो है ही है, दोनों चार्ज का इनटू होगा, वो होगा ही होगा। अब जो है यह जो वेक्टर आया है R0 टू R1 मीन्स जो है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आ रहा है वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R1, आ रहा है आपका वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R1, यही ना। तो इन द सिमिलर मैनर, ये तो हमने जो फोर्स निकाला दैट इज ड्यू टू 1 on 0 मीन्स Q1 on Q0। सिमिलरली क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय Q2 on Q0, Q2 के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा Q0 पर, उसको हमने नेमिंग दिया है F02 एंड इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 इंटू, यहाँ पर था Q1 इंटू Q0, हेयर विल बी Q2 इंटू Q0, और यहाँ था R10, हेयर विल बी इक्वल टू R20 टू दी पावर 2 इंटू यूनिट वेक्टर R220, यहाँ था R120, यहाँ हो जाएगा R220, राइट, एंड विच विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 इंटू Q0 बाय, यहाँ पर जो था R10 का पावर 3 था, यहाँ पर हो जाएगा R20 टू द पावर 3, एंड हेयर वाज R0 माइनस R1, तो यहाँ हो जाएगा R0 माइनस R2, राइट। इन द सिमिलर मैनर, ठीक उसी तरह से फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 3 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 into Q0 by magnitude of R30 to the power 2 into unit vector R30, which will be equal to 1/4 pi epsilon 0 Q3 into Q0 divided by R30 to the power 3 into, यहाँ पर क्या हो जाएगा R0 माइनस R3, राइट। इस तरह से सभी फोर्सेस हम लोग निकाल सकते हैं। देन नाउ क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल बी नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q0 ड्यू टू रेस्ट चार्जेज, देन वी कैन सी इट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ F01 प्लस F02 प्लस F03 डॉट विच विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q0 बाय R10 to the power 3 into R0 minus R1 plus 1/4 pi epsilon 0 Q2 into Q0 by R20 to the power 3 into R0 minus R1 plus 1/4 pi epsilon 0 Q3 into Q0 by R30 to the power 3 into R0 minus R3।
अब इन तीनों से आप चाहेंगे तो 1/4πε0 इंटू Q0 कॉमन ले सकते हैं, एंड व्हेन यू विल टेक कॉमन देन एक्सप्रेशन विल बिकम 1/4πε0 Q0, ब्रैकेट कर दीजिए, R0 माइनस R1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय R1 0 टू द पावर 3 प्लस R0 माइनस R2 इंटू Q2 बाय R2 0 टू द पावर 3 प्लस R0 माइनस R3 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय R3 0 टू द पावर 3, राइट। अब इसमें कई फोर्सेस का सम आ रहा है, तो हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 समेशन ओवर R0 माइनस, देखिएगा हर एक अलग अलग चार्ज के चलते R1 R2 R3 बदल जा रहा है, उसको हम लोग लिख देंगे RI। नीचे में जो है R1 0 टू द पावर 3, R2 0 टू द पावर 3, R3 0 टू द पावर 3, so here we will write RI 0 to the power 3, and here I will vary from, here I will vary from, here I will vary from, see here I will vary from 1 to 3. When there will be large number of forces, then I will vary from 1 to n, 1 to infinity, like this. It means that ओवरऑल वी कैन से कि अगर रीजन में ढेर सारे चार्ज पार्टिकल होंगे और कोई पर्टिकुलर चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू रेस्ट चार्जेज, देन टू फाइंड दैट वी विल फाइंड वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब सभी चार्ज के चलते फोर्स निकालेंगे, उसका डायरेक्शन निकालेंगे, एंड आफ्टर दैट बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ और बाय द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ वी विल फाइंड वेक्टर सम ऑफ ऑल द forces, right? Okay, my dear.